नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। आज तफ्तीश की खास पेशकश में देखिए बाबा, बहू और थर्ड डिग्री। नारियल में कैद चोर। क्या नारियल किसी चोरी के केस का खुलासा कर सकता है? इस केस की पूरी तफ्तीश थोड़ी ही देर में हम करेंगे। साथ ही दिखाएंगे डकैत बोले भाई भाई, डकैती की एक ऐसी वारदात जहां कहा गया भाई भाई और पड़ गया 20 लाख का डाका। और आपके सामने होगी अपहरण की एक अजीबोगरीब वारदात जहां खुद पुलिस वाले कह रहे हैं खोदा पहाड़ निकली पुलिस। एक घर में एक नारियल रखा हुआ है जो यह तय करेगा उस घर की बहू चोर है कि नहीं। लेकिन हैरानी की बात देखिए, जिस नारियल को चोरी के केस की तफ्तीश करनी थी वो नारियल अचानक गायब हो जाता है और उसके बाद ससुराल वालों का शक यकीन में बदल जाता है। शक ये कि चोर कोई और नहीं, उनकी बहू ही है। और फिर वो ससुराल बन जाता है टॉर्चर रूम। आप भी देखिए नारियल में कैद चोर की अजीबोगरीब मिस्ट्री। यह है बाबा, बहू और थर्ड डिग्री। नारियल में कैद चोर। नारियल उगलेगा चोरी का राज। मोबाइल पर छिड़ी महाभारत। ससुराल बना टॉर्चर रूम। बाबा, बहू और थर्ड डिग्री। उस इलाके में लगता है थाने की जरूरत ही नहीं। उस इलाके में यह भी लगता है कोई वारदात हो जाए तो पुलिस वालों की तफ्तीश की भी जरूरत नहीं। ना कोई एफआईआर, ना ही कोई मामला दर्ज। ऐसे में तो पुलिस वालों की नौकरी पर ही संकट आ जाएगा। लेकिन संकट इस बात का नहीं, बल्कि संकट तो बड़ा गहरा है, जहां चोरी का राज एक नारियल उगलने वाला है। उस नारियल में कैद है चोर का मुखड़ा। आप भी सोच रहे होंगे कि कैसे नारियल किसी चोरी का खुलासा कर सकता है। हम भी तो यही कह रहे हैं। आखिर चोरी को ट्रेस करने का ये कौन सा तरीका है जिसने पुलिस वालों के तहकीकात के सारे तरीकों को ही मात कर दिया है? तो तांत्रिक बाबा जो न करवाएं वो कम है, क्योंकि आरोप है कि बाबा के उस करामाती नारियल ने एक ससुराल को टॉर्चर रूम बना दिया। आप भी सुनिए ससुराल वालों की थर्ड डिग्री की कहानी, पीड़ित बहू की जुबानी। हमारे को सर, हम सो रहे थे, हमारे को मोबाइल के पीछे हम खटिया में सोए रहे। हमारे सास हमें भूंजा लागिन, हमारे ससुर हमें भूंजा लागिन, और मोबाइल उनका हम नहीं जानी कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए। अब आप सोच रहे होंगे बाबा, चोरी, बहू और ससुराल की थर्ड डिग्री का आखिर क्या माजरा है? तो ये पूरा मामला सतना के कदबारी गांव का है, जहां इस महिला को गर्म चिमटे से दागा गया है। उसके पूरे चेहरे पर ससुराल वालों के सितम के निशान हैं। उन शैतान ससुराल वालों के कहर के निशान हैं, न सिर्फ चेहरे पर बल्कि पूरे जिस्म पर। अब सवाल है कि बहू को ससुराल में ऐसी सजा क्यों दी गई? तो आप भी इस सच को सुनकर यकीनन दंग रह जाएंगे, क्योंकि इस महिला के ससुराल में उसकी ननद का मोबाइल गुम हो जाता है और फिर मोबाइल को ढूंढा जाता है, लेकिन मोबाइल नहीं मिलता। फिर क्या? आरोप है कि इस महिला के ससुराल वाले एक तांत्रिक की शरण में जाते हैं और फिर तांत्रिक गुम मोबाइल ढूंढने का एक ऐसा तरीका बताता है कि आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। और वो तरीका था, मंदिर में नारियल रखो और चोर खुद ब खुद मिल जाएगा। नारियल रखिन, पंडा का इसकी नारियल रखा, वहाँ थाती रखा देवतन में, और फिर वो देवतन के थाती रखिन। और फिर के बाद नारियल चली गए, गोल हो गए तो कहीं तय खाए, कहीं हम कहीं को कहीं से कहीं पंडा कहीं से पंडा का बलाइन फोन लगा के कहीं हम नहीं कहे आहन, तो सास ससुर हमारा कहीं हमें भूंजत रहे हैं, हाँ आगे लगा के। जी हाँ, ये एक तांत्रिक की तफ्तीश है, लेकिन इस कहानी में एक गजब का ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट है, वो नारियल भी मंदिर से गायब हो जाता है। सवाल है कि तांत्रिक
अब कौन सा नया तरीका बताने वाला है। तो इस मामले में इस महिला के ससुराल वालों को यकीन हो जाता है इस नारियल की चोरी के पीछे भी उनकी बहू का हाथ है, और इस अंधविश्वास के चलते महिला के ससुराल वाले उस पर सितम करते हैं, बहू को गर्म चिमटे से दाग देते हैं। हमारे सास ससुर मारे सर, हमारे को यहाँ दागे भूले दोनों में। बहू का आरोप है कि ये मोबाइल उसके नाबालिग देवर ने चुराया है और नारियल भी वही खा गया। खैर, इस मामले में एक बात तो बहुत अच्छी हुई, बहू इंसाफ मांगने के लिए तांत्रिक की शरण में नहीं बल्कि सीधे थाने जा पहुंची। उनका मोबाइल हैरान थी, छुटका देवर मोबाइल दे रहा, कहा जानी की कोलिस मोबाइल, तो वह फिर थाती धरिन देवता का नरियर एक थे, वो नरियर के पीछे कहीं तय खाए, हम कहन को बताइस कहीं की पंडा, हम कहन कौन पंडा, कहीं राम भोर का हम बुलायन फोन लगा के, हम कहन तुम बताया, कहीं हम नहीं बताया। ये थाना रामनगर के कदवारी गांव की घटना है। यहाँ पर एक महिला थाने पर रिपोर्ट लिखाई, उसके सास ससुर द्वारा शक के बिना पर उसके साथ मारपीट और उसको चिमटे से उसको जलाया गया है, जिस पर से थाना रामनगर में आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है सास ससुर के विरुद्ध, और उसमें अग्रिम इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। ससुराल वालों के सितम की ये तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है। आखिर अंधविश्वास के फेर में कैसे रिश्तों को दागा जा रहा है, अंधविश्वास के चक्कर में कैसे रिश्ते घायल हो रहे हैं, ये जख्म यही सवाल कर रहे हैं। तफ्तीश के लिए सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। किसी घर में डकैती होती है तो क्या होता है, डकैत आहिस्ता से घर में दाखिल होते हैं, वारदात को अंजाम देने के लिए कभी खिड़की की ग्रिल काटते हैं तो कभी ताला तोड़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि पूरी एहतियात बरतते हैं, लेकिन उस इलाके में हुई डकैती और डकैती की वारदात बेहद जुदा है, जहां डकैत सीधे दरवाजे से घर में दाखिल होते हैं बिना किसी खौफ के, जो बस यही कहते हैं, भाई भाई। आप भी देखिए और सुनिए दहशत की कहानी, 3 घंटे 5 डकैत 20 लाख। डकैत बोले भाई भाई। 12:30 साढ़े 12 बजे करीब मेरे को आवाज़ आती है कि कोई बुला रहा है, मेरे नाम से बुलाया, अनिकेत भाई। वो गिड़गिड़ाते रहे। मैंने चिल्लाई तो नहीं, ऐसे छुरी घोंसी तो मैंने दोनों हाथ से छुरी में पकड़ ली। वो कहर बरपाते रहे, कट्टे छुरी लगा दी, 1-1.5 घंटे तक वो वहीं देखते रहे, सामान ये वो, बता पैसे कहाँ हैं, माल कहाँ है, ऐसे वैसे बातें करते रहे। डकैत जी यहाँ से निकल जाओ। कैमरा किधर लगा है, मैंने की कैमरा जे साइड नहीं लगा, जे साइड से निकल जाओ। आप झूठ बोल रही है कि किधर कैमरा लगा, उधर ही हमें फंसवाना चाह रही है कि 3 घंटे 5 डकैत 20 लाख। कहते हैं वारदात किस वेश में आए कोई नहीं कह सकता, गुनहगार किस गेटअप में आए कोई बता नहीं सकता। अक्सर आपने डकैती के कई मामले देखे होंगे जहां डकैत चोरी चुपके आहिस्ता घर में एंट्री करते हैं। घर में एंट्री करने से पहले वो पूरे इलाके की रेकी करते हैं और फिर डकैत गैंग कभी खिड़की की ग्रिल काटकर तो कभी दीवार फांदकर घर में दाखिल होती है। हर डकैती के पीछे वारदात का तरीका जुदा होता है, लेकिन आज हम आपको डकैती की जो वारदात दिखाने जा रहे हैं वहां डकैत बेखौफ होकर सीधे घर में एंट्री करते हैं। ना तो वो पिछले दरवाजे से घर में आते हैं, ना ही खिड़की की ग्रिल काटते हैं, बस सीधे घर में एंट्री, और इस एंट्री का तरीका होता है डकैतों का भाई भाई। 12:30 साढ़े 12 बजे करीब मेरे को आवाज़ आती है कि कोई बुला रहा है, मेरे नाम से बुलाया, अनिकेत भाई। तो मैंने गेट खोला, देन मैं बाहर निकला तो सुना आपने, बस डकैतों ने कहा अनिकेत भाई, भाई भाई की आवाज लगाई। 20 साल के अनिकेत को ये नहीं पता था कि ये आवाज किसी वारदात का अलार्म है, और जैसे ही अनिकेत ने दरवाजा खोला वो हैरान रह गया, क्योंकि उसे 3 लोग नजर आए। दूसरे गेट के पास एक आदमी है और कार के पास 2 आदमी खड़े थे।
तो मैंने देखा कि उधर कोई मतलब मेरे दूसरे गेट की तरफ एक आदमी है और मेरी कार के पास दो आदमी वैसे भी खड़े थे। तो मैंने जैसे ही उनको देखा मैंने कहा ये कौन है, और इतने मेरे को दबोच लिया और अंदर लेके चले गए। रायसेन के बिनेका के रहने वाले हटे सिंह नायक के घर 5 से 7 डकैतों ने धावा बोला था। ये डकैत गैंग करीब 12 से 12:30 बजे इस घर में दाखिल हुए, जो हथियारों से लैस थे, जिनके पास कट्टा था और सभी के पास छुरी थी, यानी ये छुरी वाली डकैत गैंग थी। अनिकेत जब उस डकैत गैंग के हत्थे चढ़ा तो अनिकेत के मुताबिक उस डकैत गैंग ने 1.5 घंटे तक उसे घर के कमरे में बैठाए रखा, उससे घर के राज उगलवाती रही। उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद मुझे को कट्टा मतलब पट्टी बांधी माथे के ऊपर, आंखों के ऊपर, उसके बाद हाथ भी बांध दिए और फिर लेके गए कट्टा अड़ा के कि भैया वहाँ पे तू खुलवा दे जल्दी से गेट, नहीं तो मार डालेंगे तुझे। तो मैंने फिर गेट खुलवाया। मैंने उनसे बोला कि जो भी ले जाना हो ले जाओ, बट हमें कुछ मत करो। इस वक्त घर में हटे सिंह नायक, उनका बेटा अनिकेत, पत्नी और बेटी मौजूद थे। 1.5 घंटे तक अनिकेत से डकैत पूछताछ करते रहे। उसके बाद उसकी आंखों पर काली पट्टी बांधी गई और फिर अनिकेत को कहा गया, जाओ पापा मम्मी को उठाओ। गेट खोल दे। मैंने गेट खोला। गेट खोल के और मैंने उनको देखा तो मेरी आंख मूंझ गई। तो मैंने चिल्लाई तो उन्हें ऐसे छुरी घोंसी, तो मैंने दोनों हाथ से छुरियाँ पकड़ ली। छुरी पकड़ के मैंने उन पलका पे मुझे पटक लिए। मैंने पलक पा में से एक को एक लात मार के नीचे गिरा दी और मैं भी नीचे गिर गई। इसके बाद जैसे ही हटे सिंह नायक ने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो डकैतों ने इन लोगों को भी दबोच लिया। सीधे छुरी से हटे सिंह की बीवी पर हमला हुआ। फिर उन दोनों ने आके मुझे बांध के और कह रहे कि सोना चांदी बता कहाँ है, कह गोदरेज की चाबी दे, कह इनकी गोदरेज की चाबी नहीं है, गोदरेज खुली है। हटे सिंह की बीवी के साथ मारपीट हुई। हटे सिंह की बीवी डकैतों के आगे गिड़गिड़ाती रही, लेकिन इससे उन डकैतों को कोई असर नहीं पड़ा। वो तो बस यही कह रहे थे, पैसा कहाँ है, तिजोरी की चाबी दो, आवाज की तो देख लेंगे, हमें तो सिर्फ पैसा ही चाहिए। और पूरा सामान ढूंढ रखोर के कर मुझे पैसा चाहिए, पैसा कर लगे। मैंने की भैया, मैंने की आपकी भी बहन होएगी, आपकी भी कोई मैंने की माँ होएगी, तुम इस मुझसे बड़े तरह कौन से ज़माने की दुश्मनाई ले रहा है भाई। मैंने की तुम मेरे भाई हो, मैंने की मेरे बच्चे को कुछ मत करना और मेरे पति को कुछ मत करना, तुम सब ले जाओ। उसके बाद तो इस घर में कोहराम मचता रहा। डकैतों ने पूरे 3 से 3.5 घंटे तक घर में उत्पात मचाया। घर के कोने कोने की तलाशी ली गई, बिस्तर को खंगाला गया, अलमारी की तलाशी ली गई, घर के सामान को पूरी तरह तितर बितर कर दिया गया। कुछ 5-7 लोग आके हमें बंधक बना के वो मारा पीट की और जो भी जेवरात नकदी जो था वो लूट लाट के ले गया सब। कितना माल लेगा? लगभग 20 लाख के करीब सोना चांदी नकदी सब मिला के, और भी अभी तो हम सामान पूरा बिखरा हुआ पड़ा। उसके बाद में देखते हैं क्या क्या सामान। और इसमें जो डकैती का है वो अपराध पंजीबद्ध किया है और हमारी जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विवेचना है वो प्रारंभ हमने कर दी है। हम सभी पहलुओं पर इसमें काम कर रहे हैं। फरियादी के मुताबिक इसके बाद उन डकैतों ने हटे सिंह की बीवी से एक सवाल पूछा, कैमरा कहाँ लगा है। डकैतों की दहशत से डरी ये महिला डकैतों को बताती रही, पीछे कैमरा नहीं लगा है। आप डकैत जी वहां से भाग जाइए, लेकिन डकैतों ने कहा हमें फंसाना चाहती हो। आप भी सुनिए दहशत की कहानी फरियादी की जुबानी। कैमरा किधर लगा है? मैंने की कैमरा जे साइड नहीं लगा, जे साइड से निकल जाओ। आप झूठ बोल रही है कि किधर कैमरा लगा, उधर ही हमें फंसवाना चाह रही है। कि झूठ नहीं बोल रही तू? कि चुप, बिल्कुल चुप। तेरे आदमी को मार डालेंगे, तेरे पति को मार डालेंगे। मैं फिर चुप हो जाऊं। फिर बोले पैसा चाहिए हमें, और फिर मारे, फिर पैसा चाहिए, फिर मारे। और जरा इस डकैती की वारदात पर गौर करिए। सबसे पहला सुराग है, डकैतों ने कहा था अनिकेत भाई, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इस डकैती के पीछे घर का कोई भेदी, यानी इस परिवार को जानने वाला कोई हो। डकैत गैंग ने भाई भाई बोलने का जो तरीका अपनाया, आखिर वो किस ओर इशारा कर रहा है। इस डकैती से इलाके में दहशत है और इस डकैती ने पुलिस की गश्त की पोल भी खोल दी है। तफ्तीश के लिए रायसेन से देवराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे खोदा पहाड़ निकली पुलिस। वो गरीब वारदात जहां सीसीटीवी में एक तस्वीर कैद होती है। करीब 10 से 12 हथियारबंद लोग एक व्यापारी को अपने साथ कार में ले जाते हैं, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो जाती हैं।
पूरे शहर में कोहराम मच जाता है और लोग कहने लगते हैं व्यापारी का अपहरण हो गया। और इस किडनैपिंग की वारदात से पुलिस वाले पूरे शहर की नाकेबंदी कर देते हैं। चप्पे चप्पे की तलाशी होती है, कई शहरों में अलर्ट जारी हो जाता है। तभी 2 घंटे बाद जो खुलासा होता है उसने पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए। दरअसल पुलिस वालों का ही पीछा कर रहे थे। आप भी देखिए, खोदा पहाड़ निकली पुलिस। कैमरे में कैद किडनैपर, व्यापारी का अपहरण, 12 किडनैपर, 1 व्यापारी। किडनैपिंग का सीक्रेट मिशन। अपहरण की झूठी अफवाह। खोदा पहाड़ निकली पुलिस। बस आप इस सीसीटीवी की तस्वीरों पर नजर गड़ाए रखिए, क्योंकि इसी सीसीटीवी में किडनैपिंग की एक सनसनीखेज वारदात कैद होने वाली है। आप बस देखते जाइए, क्योंकि इस तीसरी आंख में आपको 2 गाड़ियां नजर आ रही होंगी। एक कार दूर खड़ी है तो दूसरी बोलेरो खड़ी है। दोनों गाड़ियों के बीच फासला चंद कदमों का है। इस बीच इस इलाके में लोगों की आवाजाही भी हो रही है। यहाँ किसी को इस बात का शक नहीं कि किडनैपिंग होने ही वाली है। सभी लोग आराम से बेखौफ होकर निकल रहे हैं। और लीजिए, इसी बीच इस कार से कुछ लोग एक शख्स को पकड़ कर लाते हैं और उसे सीधे बोलेरो में बिठा देते हैं। एक ऐसी किडनैपिंग की वारदात जहां जिसका किडनैप हुआ वो ना तो चीखता है, न चिल्लाता है, न बचाओ बचाओ बोलता है, बस सीधे गाड़ी में बैठ जाता है। ये रवि गुप्ता नाम के युवक ने थाने में आकर बताया कि शैलेंद्र गुप्ता है, जो कोर्ट रोड रीवा में पूजा की सामग्री की दुकान चलाता है। चुनहाई कुआ में एक उसका वो है गोदाम है, जहाँ ये कागज के कप प्लेट बनते हैं। गोदाम में वो शहर में बैठा हुआ था। करीब 5:45 बजे करीब 10 से 12 की संख्या में 2 गाड़ियों में, एक बोलेरो और एक सफेद रंग की कार में 10-15 लोग आए और उसको उठाकर ले गए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर किडनैपिंग की ये कैसी वारदात है, तो अभी आप बस देखते जाइए, क्योंकि किडनैपिंग की ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी। उसके बाद तो पुलिस की पेशानी पर बल पड़ गया। रीवा में व्यापारी शैलेंद्र गुप्ता की किडनैपिंग की खबर आग की तरह फैली। उसके बाद क्या था? पुलिस ने चारों तरफ से शहर को घेर लिया। पुलिस हर इलाके की छानबीन करने लगी। चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। पुलिस को यह भी इत्तला मिली कि जिस गाड़ी से किडनैप हुआ वो किडनैपर हथियारों से लैस हैं। सवाल था कि आखिर व्यापारी शैलेंद्र गुप्ता का अपहरण क्यों हुआ? तभी इस बीच जिस व्यापारी का किडनैप हुआ वो फोन करता है और कहता है कि मैं जबलपुर में हूँ। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की सूचना दी। सीसीटीवी के फुटेज निकाले गए। सभी सीमावर्ती जिलों की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया और कुछ देर बाद उसका फोन आया कि मैं जबलपुर पहुंच गया हूँ। ये बात सुनते ही पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। आखिर किस दबाव में अगवा व्यापारी ये बात बोल रहा था? पुलिस ने चारों तरफ नाकेबंदी कर दी। आसपास के शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया। और फिर जब इस किडनैपिंग का खुलासा हुआ तो पुलिस वालों ने भी यही कहा, खोदा पहाड़ निकली पुलिस। और भी ज्यादा संदेह हुआ कि संभव है किसी के दबाव में बोल रहा हूं, क्योंकि इतनी जल्दी वो जबलपुर पहुंच नहीं सकता था। फिर उसके कॉल मोबाइल के आधार पर उसका पीछा किया गया। इसके बाद उसका फिर से फोन आया, जब उसने बताया कि हमें एसटीएफ ने पकड़ा है। फिर एसटीएफ जबलपुर की टीम ने बताया कि हम लोग पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। एक अफवाह कैसे कहर बरपाती है और कैसे एक अफवाह पर पुलिस एक्शन में आती है, उसकी ही कहानी बयां कर रही है ये तस्वीर। क्योंकि सीसीटीवी में दिख रहे ये लोग कोई किडनैपर नहीं, बल्कि ये जबलपुर एसटीएफ टीम है, जो एक केस के सिलसिले में व्यापारी शैलेंद्र गुप्ता को पूछताछ के लिए उठाकर ले गई थी। यानी अपहरण की ये झूठी अफवाह निकली।
सीमावर्ती जिलों की पुलिस को भी बता दिया गया था, तो मैहर टीआई ने उनको रोक भी लिया। उन्होंने बताया कि सब जबलपुर एसटीएफ टीम है। इसके बाद मामले का पटाक्षेप हुआ। इस केस में जबलपुर एसटीएफ ने लोकल थाने को मामले की इत्तला नहीं दी थी। शायद ये कोई सीक्रेट मिशन था जिसे एक झूठी अफवाह का नाम दे दिया गया। किडनैपिंग का सीक्रेट मिशन, अपहरण की ऐसी झूठी अफवाह जिसमें पुलिस वाले पुलिस वालों को ही किडनैपर समझ बैठे और 2 घंटे तक पुलिस ऐसे ही परेशान होती रही। तफ्तीश के लिए रीवा से अर्पित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे पापा मैं आ रहा हूं की तैयारी कर रहा था, जो मौत का वेलकम कर रहा था, जो पिछले 1 महीने से सुसाइड के ना जाने कितने तरीके दिमाग में सोच रहा था, जिसने एक बार सुसाइड करने के लिए हाथ की नस काटी लेकिन वो मौत से डर गया। फिर उसने दूसरी बार सुसाइड करने का मन बनाया, लेकिन उससे पहले उसने कुछ मैसेज किए और फिर उसने दुनिया को कहा अलविदा। आखिर क्या है सुसाइड की मिस्ट्री, देखिए। बस कर जिंदगी, मौत का काउंटडाउन, पापा मैं आ रहा हूं, सुसाइड की मिस्ट्री, वो आखिरी अलविदा। नए साल का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बस नए साल में 6 दिन बाकी हैं। पूरी दुनिया 2020 के वेलकम के लिए ना जाने कैसी कैसी तैयारी कर रही है, लेकिन एक शहर में एक लड़के की मौत का काउंटडाउन शुरू हो रहा था। बस आप लाल स्याही से लिखी इस नौजवान की आखिरी अलविदा की वो कहानी सुनिए, जिस सुसाइड नोट का टाइटल लिखा गया है बस कर जिंदगी, जहां 17 लाइन में जिंदगी को कैसे खतरा हो रहा था, कैसे वो लड़का अपनों से दूर और मौत के करीब जा रहा था। ये दर्द भरी कहानी है हरदा के रहने वाले आनंद की, जो जिंदगी की रेस हार गया। का नाम है आनंद पिता बलराम जाट। ये आनंद नगर चितावत में मतलब पढ़ाई तैयारी कर रहा है, तो और रहने वाला हरदा जिले का है, हरदा खुर्द गांव का नाम, हरदा जिले का रहने वाला। तैयारी कर रहा है, पढ़ाई वगैरह कर रहा है। तो अभी तक तो ये आया कि इसने कुछ पाइजन वगैरह खाया है। आनंद पिछले 1 महीने से मरने की तैयारी कर रहा था, जिसने अपने हाथ की नस काटी, लेकिन उसे शायद उस वक्त जिंदगी प्यारी लगने लगी, या कहें आनंद मौत से डरने लगा और फिर उसने सुसाइड के लिए दूसरा तरीका अपनाया। इस बार उसने ठान लिया था अब तो मुझे मरना ही होगा, और उसके बाद वो जहरीला पदार्थ खाता है। लेकिन उससे पहले वो सुसाइड नोट लिखता है, जिसमें अपनी मम्मी शादीशुदा बहन से माफी मांगता है, जो ये कहता है उसकी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है। इस सुसाइड नोट में ये भी लिखा है कि वो खुद से नफरत करने लगा है। वो लिखा था कि हमने पहले हाथ से काटने की कोशिश की, मतलब ब्लेड से हाथ, तो उसमें सफल नहीं हुआ, तो फिर हमने ये खा रहा है इस तरह का। घर वालों के लिए आखिरी अलविदा लिखने के साथ ही आनंद ने अपने दोस्त को भी मैसेज किया। उसने ये लिखा कि वो किसी लड़की के गम में जान नहीं दे रहा है। अपने दोस्त से उसने माफी भी मांगी और ये कहा जब तक उसे मैसेज मिलेगा वो इस दुनिया से जा चुका होगा। नहीं, ऐसा कोई तनाव उसने आज तक अपने को बताया भी नहीं कभी, जैसे कोई लगा नहीं। बढ़िया पापा, अभी 28 तारीख को पापा का कार्यक्रम था, तो उसमें उसके बाद में 10 रोज बाद आ गया हूँ, मामा में जा रहा हूँ वापस इंदौर, मैं पढ़ाई तैयारी करूँगा, मैं तो चला जा बेटा। अब सवाल है कि आखिर आनंद की सुसाइड की वजह क्या है। दरअसल आनंद इंदौर में रहकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था, लेकिन एग्जाम में उसे कामयाबी नहीं मिल रही थी। थोड़े दिन पहले ही आनंद के पापा की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। तो सवाल है कि क्या अकेलापन आनंद को कमजोर कर रहा था? क्या पिता की मौत का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया? आखिर क्यों आनंद ने दुनिया को ऐसे अलविदा कहा? तफ्तीश के लिए इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कल इसी वक्त मिलेंगे किसी नए जुर्म की नई तफ्तीश के साथ। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।